हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार ICICI फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को कैसे इवैक्यूएट किया जाता है। आज का हमारा उद्देश्य है इवैक्यूएशन की प्रक्रिया को जानना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इवैक्यूएशन किसको कहते हैं। इवैक्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम में मौजूद मॉइस्चर और नॉन कंडेंसेबल गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगर हम लोग बोलें तो मॉइस्चर को निकालने की प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन बोलते हैं और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डीगैसिंग कहते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ किया जाए उसी प्रक्रिया को हम लोग इवैक्यूएशन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इवैक्यूएशन करने का ज़रूरत क्या होता है। अगर हम लोग अपने सिस्टम को इवैक्यूएट किए बगैर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस जो उसमें पहले से मौजूद होते हैं वो कंडेंसर में जाने के बाद वो वेपर में तब्दील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके कंडेंस नहीं होने के कारण हमारा डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगर हम सब कुछ मिला करके देखें तो हमारे कूलिंग इफेक्ट पे इसका प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही साथ हमारा कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम लोग वैक्यूम नहीं करते हैं तो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हमारे एक्सपेंशन डिवाइस या तो फिर कैपिलरी ट्यूब पे जमने लगता है, जिसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और साथ ही साथ कंप्रेसर भी खराब हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव यह भी हो सकता है कि वह हार्मेटिक मोटर के बाइंडिंग को या उसके इंसुलेशन को खराब कर देता है। तो हमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले सिस्टम में ज़रूर इवैक्यूएशन करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि इवैक्यूएशन करने का प्रक्रिया क्या होता है। जो भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या तो फिर वाटर वेपर जैसे गैसेस जो हमारे सिस्टम में मौजूद होते हैं उसको वैक्यूम पंप के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। जो भी लिक्विड जो कंडेंस नहीं हो पाया है उसको बॉइलिंग करके उसको वेपर में तब्दील करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम वैक्यूम पंप के द्वारा सिस्टम से बाहर निकालते हैं। हमको वैक्यूम जो है सिस्टम को जब तक कि -29.9 Hg तक रीडिंग ना आ जाए या तो 500 माइक्रोन्स तक ना आ जाए तब तक हमको वैक्यूम करते रहना चाहिए। तो आइए इस फिगर के द्वारा मैं आपको इवैक्यूएशन करने के लिए सिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इवैक्यूएशन करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि हमको वैक्यूम पंप चाहिए, चार्जिंग हॉसेस चाहिए, उसके बाद गेज मैनिफोल्ड चाहिए, मैक्रोन मीटर चाहिए। इसके ज़रिए हम लोग वैक्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम वैक्यूम पंप को गेज मैनिफोल्ड के बीच वाले लाइन से कनेक्ट करेंगे। हम हाई साइड और लो साइड दोनों वाल्व को सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वैक्यूम पंप को हम स्टार्ट करते हैं और गेज मैनिफोल्ड के हाई साइड और लो साइड दोनों को खोल देते हैं। हम तब तक वैक्यूम पंप को चलाते रहेंगे जब तक कि माइक्रोन मीटर पे 1000 या तो फिर 700 माइक्रोन तक का रीडिंग ना आ जाए। यदि हम लोग गेज मैनिफोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब तक कंपाउंड गेज पर -29.9 Hg तक रीडिंग नहीं आ जाता है तब तक हमको वैक्यूम पंप चलाते रहना चाहिए। इवैक्यूएशन करने के समय में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही -29.9 Hg तक कंपाउंड गेज में रीडिंग आ जाता है सबसे पहले हम लोग गेज मैनिफोल्ड के हाई साइड और लो साइड दोनों वाल्व को बंद करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। वैक्यूम पंप को बंद करने के बाद हम थोड़ी देर इंतज़ार करके यह देखेंगे कि कंपाउंड गेज पे जो रीडिंग है वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। अगर उसका रीडिंग इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब सिस्टम में अभी भी लीकेज है। इसके लिए हमें लीकेज प्रोसेस को फिर से दोहराना होगा।
अन्यथा अगर सिस्टम के कंपाउंड गेज पे अगर रीडिंग -29.9 Hg तक है तो हमारा सिस्टम अब गैस चार्जिंग के लिए तैयार है। तो आज हम लोगों ने जाना कि इवैक्यूएशन कैसे किया जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।